अभी तक हम डिप्रेस क्लासेस मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने एक तरह से राइज एंड ग्रोथ ऑफ डिप्रेस क्लासेस मूवमेंट के बारे में बात की थी। उसके बाद फिर हमने प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की है। आज हम बात करेंगे फैक्टर फॉर इट्स अमोलिएशन, यानी जो अनटचेबिलिटी को समाप्त करने के लिए क्या कारक थे और किस प्रकार से वो समाप्त होती है। जिस प्रकार से एक तरह से हम कहते हैं कि अगर ब्रिटिश सरकार की भारत में स्थापना हुई तो हम ये मानते हैं कि, या फिर एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो सोशल जो सिस्टम था या फिर जो सोशल सोसाइटी थी, या फिर जिस तरह से उसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई एक तरह से उसमें रिफॉर्म्स की शुरुआत होती है। रिफॉर्म्स का जो सिलसिला शुरू हुआ, उस रिफॉर्म के सिलसिले में हमें ये दिखाई पड़ता है कि बार बार एक ऐसी अवस्था में देखने को मिलती है जहाँ पर वो कहते हैं कि एक आग्रह दिखाई पड़ता है कि स्थिति में सुधार करना है। ये अलग बात है कि जो 19th सेंचुरी के जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थे, वो रिफॉर्म मूवमेंट्स का जो कहते हैं कि प्रभाव समाज के उस वर्ग तक नहीं पहुंच पाया जो सबसे ज़्यादा पीड़ित थे, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि इन बुराइयों के ग्रस्त थे एक तरह से। क्योंकि अगर हम चाहे सती प्रथा की बात करते हैं, या फिर चाहे बाल विवाह की बात करते हैं, या फिर एक तरह से विधवा विवाह की बात करते हैं, वहाँ पर एक भाव होता है प्राणी मात्र को, यानी प्राणी समझने का, यानी मानव को मानव समझने का। मगर जब डिप्रेस क्लासेस की बात की जाती है तो सबसे पहला जो भाव यही आता है कि वहाँ पर उनको मानव भी नहीं समझा जाता है। यानी जिस तरह से अगर हम हार्ड मूवमेंट की बात करें तो पानी पीने के लिए जो संघर्ष छेड़ा गया वो उस तालाब का था जहाँ पर पशु भी पानी पीते हैं, जानवर भी पानी पीते हैं, मगर वहाँ पे अछूत पानी नहीं पी सकते। तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। और यानी जब हम कहते हैं कि मतलब 20वीं शताब्दी में हैं, मगर उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि यही तो एक मुख्य कारण रहता है। जैसे अगर हम आगे चल के बात करते हैं तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का जो संघर्ष था, ये जो मूवमेंट था, वो कहीं से भी यह नहीं दिखाता है कि डॉक्टर जो अंबेडकर थे वो कम राष्ट्रवादी थे या देशभक्त नहीं थे, बल्कि अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कार्य था वो डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे। यानी व्यक्ति को व्यक्ति के अधिकार दिलाने की जो बात की जाती है वो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे। कोई भी मूवमेंट होता है या तो एक्सट्रीम पावर्टी के अंदर होता है, या एक्सट्रीम पावर्टी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हंगर होती है, भूख जो होती है। यानी एक तो आदमी तब सड़क पे आएगा या आंदोलन करेगा जब वो बिल्कुल भूखा है, उसके पास उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। मगर वो तब करेगा जब उसके पास कोई उसको रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति होगा। अगर फ्रांसीसी क्रांति में वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग नहीं होता तो शायद, क्योंकि जो परिस्थितियाँ थी फ्रांसीसी क्रांति की वो पहले से बनी हुई थी, तो 1789 में ही क्रांति क्यों होती है। यानी उस समय जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसको और ज़्यादा पढ़ा गया और उनके अनुसार जो स्थितियाँ थी और ज़्यादा विस्फोटक थी। इसके अलावा फिर जब हम भारत की बात करते हैं तो अधिकतर लोग ये भी कहते हैं कि अगर अम्बेडकर ये मूवमेंट शुरू नहीं करते तो शायद संविधान में ऐसी बातें भी नहीं होती। जो एक तरह से हम कहते हैं ना कि सबको समानता की जो भावना है वो भी नहीं होती। और अभी भी हम देखते हैं कि संविधान लागू होने के बावजूद भी एक राजनीतिक समानता तो स्थापित हो गई है, बाकी जो अन्य समानताएं हैं वो स्थापित नहीं हो पाई है। अभी भी बहुत सारे पद ऐसे हैं जहाँ पर
निसंदेह एक जाति विशेष ही, कोई भी जाति है उसका उसका प्रभाव है, उसका मतलब धर्म के ऊपर अगर हम बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक विशेष जाति का मतलब कह सकते हैं मतलब भाई प्रभुत्व है। दूसरे व्यक्ति का जाति पुजारी नहीं बन सकता है, अगर बनेगा तो उसका फिर वो, क्योंकि जो सामाजिक जो परंपराएं हैं वहाँ पे परंपराएं भावी पड़ जाती हैं। खैर, हमें बात करनी है एक तरह से कि जो अनटचेबिलिटी थी वो कैसे समाप्त हुई, या फिर किस किस प्रकार से मूवमेंट हमने देखने को मिलता है। जैसे एक इतिहासकार हैं, अगर उसकी बात की जाए तो कहते हैं कि भारत में जो व्यवस्था थी, अगर उस व्यवस्था के अनुसार आंदोलन होता तो आज़ादी मिलने में और समय लगता है अभी। और अगर वही व्यवस्था बनी रहती तो भारत की जैसी आज सामाजिक हम समरसता की बात कह सकते हैं कई बार जो दिखाई पड़ती है, वो शायद फिर भावना यहाँ पर नहीं होती। तो सिलसिलेवार अगर हम ढंग से देखते हैं तो जिस तरह से जो कहते हैं ना कि फैक्टर कौन कौन से थे, या फिर किस प्रकार से ये कंडीशन वैसी ही है जैसी जब हम जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की बात करते हैं भारत में। एक तो जब हम बात करते हैं कि भाई भारत में जो दूसरे देशों यानी वेस्टर्न जो कल्चर के जो प्रिंसिपल्स थे, जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई एजुकेशन थी, या फिर वहाँ का उनका जो धर्म था, दर्शन था, जो धर्म एक तरह से राजनीति में कोई मायने नहीं रखता है। धर्म वहाँ पर एक तरह से पब्लिक की बजाय प्राइवेट स्फेयर में काम करता है। और हमारे यहाँ पर ये रहता है कि जो धर्म है वो पब्लिकली हर जगह आपको, यानी जो भी आप कार्य करते हैं धर्म से संचालित होकर ही करते हैं। बच्चा पैदा होता है तो भी उस पंडित को बुला जाता है नामकरण करने के लिए, वो फिर शास्त्रों के अनुसार उसका नामकरण करता है। उसके बाद फिर यानी बच्चे के पैदा होने से पहले से लेकर के मृत्यु तक 16 संस्कार हैं जो सर्वमान्य हैं। कहीं पर 40 संस्कार भी दिखाई पड़ते हैं। अगर उन 40 संस्कार या 16 संस्कार के अनुसार कार्य नहीं हुआ तो उसको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। बहुत सारी धारणाएं बनाई गई थी, यानी जो हमारा जो धर्म है, समाज है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब इसके अनुसार चलते हैं तो फिर एक समानता हमें दिखाई नहीं पड़ती। डॉक्टर अम्बेडकर को कहते हैं कि वो एक तरह से मर्सीलेस क्रिटिक थे, यानी वो दया भाव नहीं रखते थे जब आलोचना करते थे। और हमेशा जो परंपराओं की बजाय जो ऐतिहासिक तथ्य थे उनके ऊपर उनका ज़्यादा जोर रहता था। वो जोर इसलिए रहता था कि मतलब डॉक्टर अम्बेडकर इतना, उस समय शायद ही भारत में उनके समकक्ष कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, मगर उसके बावजूद भी उनके ज्ञान की बजाय उनके जन्म को महत्व दिया गया और उनके जन्म के अनुसार ही उनके साथ व्यवहार किया गया। और उसी व्यवहार ने उन्हें, वो कैसे थे मतलब भाई, वो कहते हैं कि जिसके ऊपर जो बीतती है वो उसको अच्छी तरह से महसूस भी कर सकता है और एक्सप्लेन भी कर सकता है। और यही कारण था कि अम्बेडकर जब कहते हैं कि जैसे एक बार लाला लाजपत राय की मीटिंग होती है न्यूयॉर्क में अम्बेडकर के साथ, और वो कहते हैं कि हम गदर मूवमेंट के अनुसार कुछ ऐसी कार्रवाई करने जा रहे हैं जिससे सारी मतलब यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा संगठन बनाएंगे जिससे हमें एक तरह से कि जो बाहर रह रहे हैं लोग, ये शायद घटना न्यूयॉर्क की नहीं है मगर अमेरिका की है कहीं की, तो कि हम आपस में ऐसे संगठन बनाएंगे जिससे अंग्रेज बौखला जाएंगे और हमें आज़ादी देंगे। तो मेरे को कहता है कि मैं यहाँ पर पढ़ने आया और मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मेरे पास अभी आपका जो एजेंडा है उसके अनुसार समय नहीं है। यहाँ पर कई बार उनको भी दिखाते हैं कि मतलब एक तरह से अम्बेडकर जो थे वो एक राष्ट्र विरोधी व्यक्ति थे,
मगर राष्ट्र बनता किससे? राष्ट्र बनता सभी व्यक्तियों से। और जब राष्ट्र की हम बात करते हैं तो अगर एक व्यक्ति विशेष या एक जाति विशेष के लोगों से ही राष्ट्र की संकल्पना होती है तो फिर वो वहाँ पर जो और दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं अगर उनका तो फिर वो कहते हैं कि फिर उस राष्ट्र में कोई भागीदारी होगी ही नहीं, उनमें कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए अम्बेडकर लिखते हैं कि नेशन इज़ टू बी क्रिएटेड एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पीपल्स। वो कहते हैं कि नेशन को बनाया, राष्ट्र को बनाया जाता है, राष्ट्र अपने आप नहीं बनता है। नहीं तो भारत में अगर आज हम भारत की बात करते हैं तो मध्यकाल में भारत था, मगर उस समय पर भारत की संकल्पना वैसी नहीं थी। उस पर राजपूताना का जो संघर्ष था वो अलग था। कहीं वो लोग चाहे मराठे हैं वो राजपूताना पे कब्जा करने की बात करते हैं, साउथ पे कब्जा करने की बात करते हैं, या फिर वो दिल्ली तक पहुंच जाते हैं आक्रमण करते हुए, बंगाल तक आक्रमण करते हैं हम लोग। वो अकेले नहीं थे, इससे पहले जितने भी राजा थे सभी ने एक दूसरे क्षेत्र को विजित करने का प्रयास किया। तो अगर सारे लोग भारतीय होते तो फिर अपने अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बात करते जैसे आज करते। आज तो महाराष्ट्र आक्रमण नहीं करता है मध्य प्रदेश के ऊपर या फिर कर्नाटक के ऊपर या फिर किसी और के ऊपर, क्योंकि आज उन्हें पता है कि आज उसका अस्तित्व भारत के साथ है। तो ये जो संकल्पना है राष्ट्र की, वो राष्ट्र की संकल्पना बनाई जाती है, डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते हैं। और इसके साथ साथ फिर ये कहते हैं कि मतलब जो राष्ट्र तभी बनता है जब सब लोगों का उसमें प्रतिनिधित्व हो। एक समुदाय विशेष, एक जाति विशेष से राष्ट्र की संकल्पना पूरी नहीं होती है। तो ये एक तरह से जो भाव रहता है वो हमें दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो डॉक्टर अम्बेडकर था उसने जो एक तरह से जीवन प्रक्रिया, एक जीवन प्रणाली दी, उस प्रणाली के बाद से फिर ये हो सकता है कि भाई अब कम से कम व्यक्ति को व्यक्ति तो माना जाएगा। ये सबसे बड़ा जो लेगेसी है वो हमें दिखाई पड़ती है। और इस लेगेसी के पीछे जो हम बात करते हैं स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे यानी फ्रेटर्निटी, उसकी बात करते हैं। इन फ्रेटर्निटी या फिर भाईचारा की जो भावना का विकास है या स्वतंत्रता की बात है, ये हम कह सकते हैं कि अगर आज हम बात करें तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मगर जब इसको व्यवहार में लाया जाता है तब ये बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। तो वैसी व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिलती है। अगर अंग्रेज़ों के आने के बाद से लगा लो और 1947 तक अगर हम देखें तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा उस समय भारतीय समाज में इतना देखने को नहीं मिलता है जितना होना चाहिए। अगर आप प्रेमचंद का साहित्य पढ़ोगे तो उस साहित्य में जिस प्रकार से जो दलित समुदाय को दर्शाया गया है वो दया का पात्र बनाया गया। एक तरह से जो कहते हैं कड़वी सच्चाई वो दिखाई है हम प्रेमचंद जी ने। तो चाहे वो कफन की बात है, चाहे वो किसी सदगति की बात है, या फिर चाहे वो उसकी गोदान की बात है, या मंदिर जो कहानी है उसकी बात है, यानी जिस प्रकार का वो कहते हैं कि समाज में जो आईना होता है वो दिखाने का प्रयास उसने किया। और ये तब है जब भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन वो कहते हैं कि लास्ट स्टेज में चल रहा है। उनकी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो कथानक हैं या फिर उपन्यास कहानियाँ हैं, वो 1925 से लेकर 36 के बीच की हैं, जहाँ पर उनको वो अछूत यानी अनटचेबिलिटी की समस्या भी दिखाई पड़ती है। और एक तरह से वो सारा प्रोसेस दिखाई पड़ता है जब एक तरफ तो हम कहते हैं अंग्रेज भारत से बाहर जाए, मगर भारत को हम कैसे भारत बनाएंगे इसके बारे में कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं होता है। एक ही प्रयास है कि अंग्रेज भारत से बाहर जाए। तो ये सारा एक तरह से प्रयास दिखाई पड़ता है। और उसके साथ साथ फिर हम कहते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से थे इसके ख़त्म करने के, या फिर कैसे ये ख़त्म हुई, अनटचेबिलिटी ख़त्म हुई भी या फिर चलती रही, उसके बारे में फिर
अगर बात की जाती है तो फिर जो जिस तरह का जो एक तरह से अम्बेडकर का जो मूवमेंट रहा है, चाहे वो उनके एजुकेशन से लेकर चला हो या फिर उनकी जो पत्रकारिता थी जिसमें मूकनायक और बहिष्कृत भारत जो जिस तरह के पेपर उन्होंने लिखे, मतलब एक तरह से न्यूज़पेपर उस वजह पत्रिकाएँ उन्होंने छापी, और उसके बाद से एक तरह से मूवमेंट जो चला है, सत्याग्रह जो मूवमेंट चलाया उन्होंने, चाहे वो महार सत्याग्रह था या फिर कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट था। तो इसके साथ साथ फिर हमने एक बात की थी कि भारत में बहुत सारे जो अनेक क्षेत्रीय दलित मूवमेंट शुरू होते हैं, जिसमें आदि हिंदू मूवमेंट लगा लो, आदि धर्म मूवमेंट लगा लो जो पंजाब में था, फिर आदि कन्नड़, आदि तमिल, आदि आंध्रा, आदि मतलब कन्नड़, इस तरह के अनेक आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं। यानी विभिन्न जो प्रांत थे वहाँ पर मूवमेंट शुरू हो रखा है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो अम्बेडकर कहते हैं कि भाई जो जिस प्रकार का खान पान जो पहले कहते थे, खासकर जो जीवन में कहते हैं कि अम्बेडकर कहते हैं कि जिस तरह से महार जो वतन था वहाँ पर, यानी उस वतन में उस क्षेत्र में जो भी मतलब जानवर मरेंगे उनकी खाल निकालने के लिए काम महार करते थे वहाँ पर। ये इधर उत्तर प्रदेश में या फिर इधर उत्तर भारत में चमार वो काम करते थे। तो ये जो था कि इनको कहता कि इस तरह काम छोड़ के तो आप लोग शिक्षित बनो, शिक्षित बनने के साथ संघर्ष करो, संगठित बनो, यानी उस काम को छोड़ दो जिस काम के करने से मतलब एक बड़ी वो कहते ना कि समाज में घृणा की दृष्टि से आप लोगों को देखा जाता है, उस चीज़ को छोड़ दिया जाए। मैंने भी एक दो इंटरव्यू लिए थे, जैसे जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था तो उसमें जब मैं कुछ लोग थे जो उस समय 2006 के आसपास या 7 के आसपास जब मैंने रिसर्च की थी उस टाइम पे पीएचडी के दौरान, तो कुछ लोगों ने से मैंने पूछा था कि मतलब कैसा जीवन, पहले का जीवन अच्छा था जब आप लोग चमड़े बनाने का काम करते थे? तो कहते हैं कि मतलब वो तो कोई जीवन था नहीं, हमेशा हाथ लाल रहते थे, गलियों में खून होता था हमेशा, और देखते ही कुत्ते हमारे ऊपर आक्रमण करने का भाव रखते थे। और उसके बाद का जो जीवन है मतलब इतना साफ सुथरा है, पहले तो गंदगी होती थी बहुत ज़्यादा। तो ये जो चीज़ें हैं मतलब जो समाज में एक तरह से जो कहते हैं कि एक वैसा स्वरूप हमें देखने को मिलता है जिससे हम कह सकते हैं कि साफ सुथरा है। मगर अब शरीर की गंदगी तो ख़त्म हो गई है, मगर मन की गंदगी अभी भी भरी पड़ी है लोगों के अंदर, उसको भी ख़त्म करना ज़रूरी है। और जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं यानी एग्लोमरेशन की बात करते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटी जिन्होंने हम ये कह सकते हैं कि भाई ये साबित करने के लिए बात कर दी कि भारत में अगर अनटचेबिलिटी को समाप्त करना है तो हमें निम्न कार्य करने पड़ेंगे। एक तो जिस तरह से अम्बेडकर का जो मूवमेंट था, मतलब जो डिप्रेस क्लासेस को फ्री करने का, यानी उनका सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो प्रभाव था वो था एजुकेशन को लेकर और फिर संगठित होने को और फिर आंदोलन करने के लिए उसके ऊपर। यानी बिना एजुकेशन के संगठन नहीं बन सकता है, क्योंकि अब केवल वो कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति के पास एक लकड़ी थी, उसने तोड़ दी, फिर 2 आई तोड़ दी, और जब उसके पास गट्ठा आया तो उसको तोड़ नहीं पाया। अब लोग तोड़ने के बजाय उसको जला देते हैं। यानी आपका मूवमेंट है, अगर आपके मूवमेंट में सारे लोग अनपढ़ हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर तोड़ दिए जाएंगे। यही तो जब जो पूना पैक्ट का एक जो सिस्टम शुरू किया गया था जिसमें 4 का पैनल बनाया गया था, अम्बेडकर 2 के पैनल पे रुके हुए थे, अड़े हुए थे, मगर 4 का पैनल मानना पड़ा उनको। उसके बारे में फिर जब अम्बेडकर ने बात कहते हैं कि जो पूना पैक्ट से जो कम्युनल अवार्ड से हमें जो चीज़ मिली थी वो पूना पैक्ट ने हमसे वापस ले ली। तो ये जो इस तरह का भाव जो दिखाई पड़ता है वो यही रहता है कि मतलब समाज का जो दृष्टिकोण है वो व्यापक नहीं हो पा रहा था। और जब हम फिर उसके बाद बात करते हैं फिर एक तरह से जो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जब स्थापना हुई तो उसके माध्यम से यही व्यवस्था दिखाई गई थी कि किस प्रकार से एक हम ये कह सकते हैं कि भाई जो दलित मूवमेंट है इसको केवल मतलब एक जाति विशेष का मूवमेंट न माना जाए,
मेरे हिसाब से एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो दलित मूवमेंट था उस समय का, उस मूवमेंट के माध्यम से ये बात स्थापित होनी चाहिए कि मतलब व्यक्ति मात्र के, यानी जिस तरह से रूसो कहते हैं ना कि हर व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ था, मगर वो हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। फ्रांस में बेड़ियाँ दूसरे प्रकार की थी, भारत में दूसरे प्रकार की हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमें वो चीज़ देखने को मिलती है, वो व्यवस्था एक तरह से समाप्त होनी चाहिए थी। वो बात करते हैं फिर यहाँ पे अम्बेडकर। और एक तरह से जब हम कह सकते हैं कि भाई जो अनटचेबिलिटी का जो समस्या थी, या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसकी जो अमोलरेशन थी, यानी उसका जो खात्मा था, वो भारतीय संविधान के माध्यम से हो पाया। क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में ये ऐच्छिक था, यानी कोई माने ना माने, या अगर नहीं मानता है तो भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मगर भारतीय संविधान में जब अनुच्छेद 17 के तहत वो कहता है कि न तो वो केवल अनटचेबिलिटी की ख़त्म करने की बात नहीं करता है, बल्कि उसके आचरण को भी प्रतिषिध करता है, यानी निषिद्ध करता है। और सही मायने में कहते हैं कि अगर भारत में मॉडर्न सोसाइटी की स्थापना अगर हुई है तो आर्टिकल 17 है, यानी 17वां संविधान, जो आपको कहता है कि मतलब आप किसी भी व्यक्ति के साथ असमानता का व्यवहार, यानी उसकी कास्ट के अनुसार नहीं करोगे। हालांकि आर्टिकल 14 में भी यही है कि समानता का व्यवहार किया जाएगा और कानून के सामने सारे बराबर हैं। मगर जो अनुच्छेद 17 है वो समाज में समानता की बात करता है, समानता का भाव दर्शाता है। वो कहता है कि अगर भारत में अगर आधुनिक समाज की स्थापना हुई है तो वो आर्टिकल 17 है, जिसने एक तरह से समाज के उस बड़े दायरे को भी समाज में समायोजित करने का प्रयास किया, एक तरह से जो अभी तक समाज की कहते हैं कि मुख्य धारा से दूर ही थी। एक तरह से अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष असमान नहीं मानेगा, यह कानून के समान उसके साथ समानता का भाव रखेगा। यानी कोई, चाहे वो जाति विशेष का व्यक्ति है, चाहे कोई बड़ा अधिकारी है, चाहे कोई एमएलए है, मंत्री है, वो भी, उसके भी उतने अधिकार हैं जितने एक सामान्य व्यक्ति के अधिकार हैं। चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, कोई भी है। आर्टिकल जो 15 था वो कहता है कि आप सभी प्रकार के जो सार्वजनिक स्थान हैं वहाँ पर निर्बाध रूप से घूम सकते हैं। उससे पहले का अगर आपको ध्यान में आए तो जब अल-बरूनी भारत में आया तो वो जिक्र करता है कि जो अनटचेबल्स थे उनको जब शहर के अंदर प्रवेश करना होता था या गांव के अंदर प्रवेश करना होता था, तब वो लोग लकड़ी बजाते हुए गलियों से गुजरते थे या फिर सड़कों से गुजरते थे, ताकि दूसरे लोग पहले से ही ये एक तरह से मतलब वो हो जाएं कि सचेत हो जाएं कि भाई हाँ रास्ता छोड़ दो, नहीं तो तुम लोग अपवित्र हो जाओगे। अब राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा और सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर आ जा सकते हैं, यानी उसमें कोई समस्या नहीं होगी जो पहले होती थी। आर्टिकल 16 यानी जिसमें हम बात की गई थी कि जो पिछड़ा वर्ग है यानी डिप्रेस क्लासेस हैं, उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको अधिकार देने की बात करता है, या फिर उनको एक तरह से एजुकेशन और नौकरियों में रिजर्वेशन की बात करता है। वो रिजर्वेशन इसलिए रखा गया था कि ताकि एक तरफ तो एक, या हम जैसे बात करें, छोटी सी बात है अगर आप लोग समझ पाएँ तो,
एक घर में दो परिवार, यानी एक दो परिवार की आप बात कर लो, एक परिवार के लोग तो जिसका दादा भी आईएएस ऑफिसर रहा है, बाप भी आईएएस ऑफिसर है, माँ भी आईएएस ऑफिसर है, एक तो उस बच्चे के चांसेस कितने होंगे आईएएस ऑफिसर बनने के, यानी उसके चांसेस ज़्यादा होंगे, यानी मोर देन 80% होंगे चांसेस, क्योंकि उसको पहले से वो प्रीवियस मिला हुआ, माहौल मिला हुआ, क्या किस प्रकार का व्यवहार उनको करना है, या फिर जो जब साक्षात्कार होगा उसमें हम फिर आएगा। एक दूसरा व्यक्ति है जो किसान का बेटा या मजदूर का बेटा है, जिन्होंने मजदूरी या किसानी की हमेशा, अगर उसके बच्चे को कहे तुम्हें आईएएस बनना है तो उसके लिए तो वो चीज़ असंभव सी प्रतीत होगी, क्योंकि दोनों का जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल अलग है। एक व्यक्ति को प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है कि जहाँ पर उसको लगता है कि हाँ उसके लिए हर चीज़ वो संभव है, क्योंकि उसको पारिवारिक रूप से इतना ज़्यादा, वो कहते हैं कि एक तरह से वो कह सकते हैं कि भाई वो चीज़ फ़ायदा मिला उस चीज़ का, जो दूसरे व्यक्ति के लिए इतना, यानी उसको उस चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उसको पता भी नहीं होगा ये इस होता क्या है। तो जब समाज की जब हम बात करते हैं, खासकर जो पिछड़ा वर्ग था, दलित वर्ग थे, उसने कभी एजुकेशन ही नहीं देखी, और आज़ादी होते ही हम कहते हैं भाई ठीक है भाई 2 पोस्ट हैं, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उसको मिल जाएगी। आज भी हम बच्चों को जो पढ़ाने की बात करते हैं तो कौन बच्चा ऐसा होगा कि जो मतलब शुरू से ही कहता है मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा। ऐसे बच्चे बहुत रेयरली होते हैं, बहुत कम होते हैं। जब तक अगर आपके घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल है तो बच्चे पढ़ेंगे। अगर जिस घर में माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते वहाँ पे संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो उस अवस्था में जब दलित वर्ग के लोग या फिर माता पिता उस समय के जब पढ़े लिखे ही नहीं थे तो वो अपने बच्चों को एजुकेशन क्यों देंगे। तो इसलिए सरकार में जब भागीदारी की बात आएगी तो उनके लोग तो फिर उस पोस्टों पे जाएंगे ही नहीं, या फिर नौकरी को लग जाएंगे ही नहीं। और शुरुआत में लोग नहीं गए। शुरुआत में लोग पहले जो शुरुआत के अगर हम 30-40 साल देखते हैं आज़ादी के, तो अधिकतर जो पोस्टें होती थी खाली रहती थी। कई बार नोट फाउंड सुटेबल होता था, यानी कोई योग्य व्यक्ति मिला ही नहीं, और 3 बार के बाद वो पोस्ट नहीं, ठीक है। तो फिर वो जो पोस्टें होती थी फिर वो लगता है कि मतलब भाई, तो सरकार द्वारा सबको समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए, यानी कोई हीन भावना समाज में ना हो, इसलिए उन्होंने आरक्षण का विधान किया था। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं। फिर 1955 में अनटचेबिलिटी निवारण यानी अस्पृश्यता निवारण अधिनियम आया, और उस अधिनियम के तहत हम कह सकते हैं कि भाई किस किस प्रकार से जो अनटचेबिलिटी है उसका वो लोग एक तरह से समाप्ति की बात करते हैं। विभिन्न धाराएं थी जो 1975 में, फिर 1976 में, 1955 और 1976 में। 1955 में यह आंदोलन मतलब छुआछूत अधिनियम बना, और फिर 1976 में से बाद में इसको बदल करके पहले अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 था, बाद में इसका नाम बदल के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया था। इसमें फिर ये था कि कई धाराएं थी, जिसमें से धारा 3 के अधीन किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थान पर प्रवेश करने में अनुमति होगी। अपनी इच्छा अनुसार कोई भी पूजा अर्चना कर सकता है। किसी भी धर्म से संबंधित माने जाने वाली पवित्र नदी, तालाब वगैरह में पानी पीने नहाने की उसको आज़ादी होगी। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसको सरकार के द्वारा दी जाने कोई भी सहायता बंद की जा सकती है। यानी जो लोग अनटचेबिलिटी का पालन करेंगे, यानी अनटचेबिलिटी का व्यवहार करेंगे, उनको सरकार कोई सज़ा भी दे सकती है।
फिर धारा 4 की बात ये थी कि भाई कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य कर सकता है, अब उसको ट्रेडिशनल कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो जातियों के साथ जोड़ दिए गए थे, जलपान गृह होटल वगैरह सब जगह पर वो जा सकते हैं। कोई उसको मना करता है तो फिर वो दंडनीय अपराध होगा। जैसा जब अम्बेडकर 1917-18 में जब जा रहे थे बड़ौदा में, तो उनको हर प्रकार के जो धर्मशालाएं थी, होटल थे वहाँ के, तो उनको जाति की वजह से उन धर्मशालाओं में प्रवेश उसका वर्जित होता गया। किसी भी नदी, घाट, शमशान, कब्रिस्तान के स्थान पर प्रयोग करने में वे हर व्यक्ति स्वतंत्र होगा। जो धर्मार्थ संस्थाएं हैं आम लोगों के लिए बनाई गई हैं, उनके लाभ और सेवाओं का उपयोग हर व्यक्ति कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने रहने के लिए किसी भी मोहल्ले में ज़मीन लेकर प्लाट, घर बना सकता है। उसके लिए उसकी पूरी स्वतंत्रता होगी। किसी प्रकार के जेवर बनवा कर पहन सकता है, इसके लिए स्वतंत्र होगी। यानी अगर इस तरह के नियम बनाने की आवश्यकता पड़ी, यानी अगर हम आज़ाद भारत की बात करते हैं और फिर यहाँ पर जो कहते हैं ना कि जो छोटी छोटी बातों के लिए नियम बनाने की आवश्यकता पड़ी, तो ये आप समझ सकते हैं कि जो अनटचेबिलिटी का जो व्यवहार होता था वो कितना स्ट्रॉन्ग था। धारा 5 कहती है कि भाई अस्पृश्यता के आधार पर कोई भी दुकानदार किसी व्यक्ति को दुकान में कोई भी वस्तु अगर वो मांगता है, उसके पास पैसे हैं, तो मना नहीं कर सकता है, या किसी प्रकार की सेवा से वो मना नहीं कर सकता है। आप मसाज के लिए जाएं किसी दुकान पर, कहता है भाई ना भाई तेरी नहीं करेंगे, ऐसी घटना नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति धारा 7 कहती है तो इस प्रकार के जो नियम बनाए गए हैं उनकी उल्लंघन करता है तो उसको 6 महीने की सज़ा उस समय पर होती थी, या फिर 500 रुपये तक का जुर्माना, जो उस समय एक बड़े 500 रुपये खूब होते थे। तो एक तरह से ये यानी अब ये माना गया था कि अस्पृश्यता का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार करता है या प्रचार करता है, वो इस अधिनियम के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध होगा। तो ये एक तरह से हमारा जो कहते हैं ना कि जो अनटचेबिलिटी को के फैक्टर्स यानी अमोलराइजेशन यानी ख़त्म करने की जो बात थी, उस पर कौन कौन से फैक्टर थे और कौन कौन से नियम बनाकर उसको फिर एक तरह से ख़त्म करने का बात की गई। इसमें कोई ऐसी बात है जो अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। बताओ भाई मोनिका, तुम बताओ। शायद मोनिका नहीं, सालू बताओ बेटा। हाँ जी सर, आ गया समझ रहा हूँ। अच्छा सालू आ गया सर समझ। ज्योति आ गया सर। भाई बाकी 2 बच के बता, तुम बता दो भाई। हितेश और आ गया समझ में। कविता। आ रही सर। चलो ठीक आ गया। ठीक। चलो भाई फिर कल मिलते हैं। फिर अपना लास्ट टॉपिक बचता है अब।